वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर जो है 1 पढ़ेंगे, जो कि हमारा है ठोस अवस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इससे जो है आपका 3 से 5 अंक तक का आपको प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए सबसे पहला आपको पढ़ना होगा कि ठोस के सामान्य अभिलक्षण, यानी कि ठोस के सामान्य अभिलक्षण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आपको मैं बता दूं। नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जाननी होगी आपको। उसके बाद है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, उसका जो क्लासिफिकेशन जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी अक्रिस्टलीय ठोसों का आपको पढ़ना होगा, मतलब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ना होगा और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में आपको समझना होगा। उसके बाद पढ़ना होगा क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका क्या है। उसके बाद एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। उसके बाद आपको पढ़ना है निविड़ संकुलित संरचनाएं, ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद आपको पढ़ना होगा संकुलन क्षमता, और उसके बाद आपको पढ़ना होगा एकक कोष्ठिका में विमा संबंधी गणनाएं, यानी विमा जो है यानी कि एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, इस तरह की चीजों को आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद पढ़ना है ठोसों में अपूर्णताएं, यानी कि ठोस में क्या क्या अपूर्णताएं हैं उसके बारे में जाननी होगी आपको। और उसके बाद पढ़ना होगा विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। ये तमाम चीज आपको जो है सॉलिड स्टेट में पढ़ना होगा। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है ठोस अवस्था। तो आप लोग जान रहे हैं कि ठोस किसे कहते हैं, तो आप सबसे पहले उसके पहले आप जानिए कि पदार्थ क्या है, यानी कि ठोस को समझने के पहले आपको समझना होगा पदार्थ। और पदार्थ को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। ये सब चूंकि छोटा छोटा पॉइंट है, और जब आप इसको समझ लीजिएगा तो फिर आप इसको भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत भास्ट चैप्टर है और यदि आप सही तरीके से इसको निरंतर तरीके से पढ़ते हैं तो आपको आसानी से हर चीज समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है मैटर, यानी पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, अर्थात हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है, यानी 5 सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम देख सके या अनुभव कर सके, तो वह पदार्थ कहलाता है। अब दुनिया में जितना भी चीज है आप देख ही रहे हैं, वह हमारा क्या है, पदार्थ। और पदार्थ जो है कोई भी वस्तु जब बनता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनते हैं, अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बनते हैं, जिसे हम परमाणु यानी एटम कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया। अब देखिए पदार्थ की का मूल रूप से 3 अवस्था है। सबसे पहला जो है वह आपका अवस्था है ठोस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड, ठीक है, यानी सॉलिड अवस्था। और दूसरा अवस्था जो है पदार्थ का वह हमारा द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड। और तीसरा अवस्था जो है आपका वो है गैस अवस्था, जिसको हम लोग गैस ही कहेंगे। अब देखिए ये तो बेसिक तौर पर यदि आप देखिए तो 3 अवस्था होता है, तो यानी कि ठोस, द्रव और गैस, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी पदार्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये आप पहले भी पढ़े होंगे। तो यहां पर और आपको मैं बता दूं कि चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा अवस्था है। चौथी अवस्था कौन सा है, प्लाज्मा अवस्था, यानी कि प्लाज्मा अवस्था, इसको हम सही कर लेते हैं, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था जो है ये हमारा पदार्थ का चौथा अवस्था है। और 5वां अवस्था जो है पदार्थ का, उसको कहते हैं बोस बीसी, यानी कि बोस कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5वां अवस्था है। तो ये आप जान लीजिए कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की काम जो है 5वां अवस्था है। तो आपने ये समझा कि पदार्थ मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था है पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था, और 5वां अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। लेकिन यहां पर आपको मूल रूप से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 ही पदार्थ के बारे में जानना है। लेकिन
इस चैप्टर में जैसा कि इस चैप्टर का आप नाम देख रहे हैं कि ये है ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट। तो आपको द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था इसके बारे में नहीं जानना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सॉलिड चीजों के बारे में जानना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एक बार कि इसका परिभाषा क्या हुआ, ठोस किसे कहते हैं। तो आप तो जान ही रहे हैं कि दुनिया का जितना भी पदार्थ है, मतलब जितना भी वस्तु है, सभी अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो ठोस पदार्थ वो है जो मजबूत हो, जिसमें रिजिडिटी पाई जाती हो, जो असंपेटीय हो और जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो और जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इसको कहते हैं ठोस का प्रॉपर्टीज, यानी कि गुण, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो आपने समझा कि ठोस का क्या गुण है। तो पहला गुण मैंने बताया कि यह जो है मजबूत होते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक ले जा सकते हैं। तीसरा मैंने बताया कि इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम जो होगा, आयतन और जो आकार होगा, शेप जो होगा वह निश्चित होगा, यानी कि वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होते हैं, इसके निश्चित होते हैं। तो ठोस क्या होता है आपने समझा कि जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके, और जिसमें देखिए ठोस अवस्था में आपको विशेष करके ठोस को पढ़ना होगा। और ठोस में जो होता है अंतराण्विक आकर्षण बल, यानी अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वह काफी प्रबल होता है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ठोस के कितने अवस्थाएं हैं। तो सॉरी, ठोस का प्रॉपर्टी कितना है, तो ठोस के बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से मैंने बताया कि पहला जो है यह इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरा मैंने बताया कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। तीसरा, इसमें जो है अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। चौथा, इसमें रिजिडिटी पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं असंपीड्य होते हैं, ये कठोर होते हैं। ठीक है, अब पांचवा, यह जो है जहां भी रहेगा वह मतलब ठोस अवस्था में जो पाया जाता है, खास करके आप लोग ठोस प्राप्त कर सकते हैं। सॉलिड चीज जैसे कि मान लीजिए आप लोग देखे होंगे बहुत सारा चीज है कि जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, जैसे मार्कर देख लीजिए, भी ठोस अवस्था है। ठीक है, तो इसमें ठोस अवस्था ये मार्कर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए यह इसका एक निश्चित आकृति है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, यानी अगर इसको हम माप लें कहीं पर तो इसका जो वॉल्यूम होगा वह फिक्स होगा, और इसका जो शेप भी आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, यह शेप जो है फिक्स है। जितना मान लीजिए यहाँ पर जितना साइज है, इसको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएंगे, इसका साइज फिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा होता है। यदि इसका मान लीजिए एक अणु हम निकाल लें, तो एक अणु मतलब कहने का मतलब है कि एक अणु निकालते हैं तो इसके अंदर में कई सारे छोटे छोटे अणु रहते हैं, अर्थात यह कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और इतना मजबूत है कि इसको हम दबा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यह जो है ठोस अवस्था है पदार्थ का। तो इसी प्रकार अब आप देख सकते हैं कि द्रव अवस्था क्या होता है, इसको हम लोग लिक्विड फॉर्म कहते हैं। तो लिक्विड क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसका वॉल्यूम जो होता है वह फिक्स होता है, बट इसका शेप जो होता है वह फिक्स नहीं होता है, अर्थात इसका आयतन जो होगा वह मतलब जो है निश्चित होगा और आकृति जो होगा वह निश्चित नहीं होगा। अब उदाहरण के तौर पर यदि हम आपको बात करें, जैसे कि देखिए ये एक बोतल है और इसमें पानी भरा हुआ है, क्योंकि पानी ले लिया है थोड़ा सा पी लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि इस बोतल में क्या है, पानी भरा हुआ है। तो ये देखिए जैसा ये बोतल है इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, तो इसका एक मतलब जो है वॉल्यूम जो होगा, अगर मान लीजिए ये 1 लीटर पानी है तो ये वॉल्यूम चाहे इसको किसी में भी डाल देंगे, मान लीजिए गिलास में डाल दें या फिर बाल्टी में बकेट में डाल दें या किसी थाली में डाल देंगे, इसका जो आकृति होगा वह बदल जाएगा, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होगा वह फिक्स होगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज ये हो गया आपका कि जो द्रव अवस्था है पदार्थ का, तो वो उसका
निश्चित आयतन होगा यानी वॉल्यूम जो होगा वह निश्चित होगा और आकृति जो होगा वह अनिश्चित होगा। पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, इसमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। अंतराण्विक आकर्षण बल कहा जाता है कि दो अणुओं के बीच यानी कि दो कणों के बीच लगने वाले बल को हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो दो कण किस बल से जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है उसको हम लोग अंतराण्विक मतलब हो गया अंतर यानी कि बीच, यानी कि मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी दो कण है, 1 2 3 4, ये मान लीजिए कोई ठोस का कण है, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो दो कण है किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसके बीच में जो अंतर है यानी कि जिसको हम लोग अंतर आणविक यानी अंतर मना हो गया बीच, आणविक मना हो गया कि दो अणुओं के बीच आकर्षण बल यानी कि कैसा बल, आकर्षण यानी एट्रैक्टिव मतलब एट्रैक्शन कैसे है दो अणुओं के बीच, ऐसे ही चीजों को हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। और ठोस के अंत में जो है अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, ठीक है, इसलिए उसे ठोस कहते हैं। आप देखे होंगे जैसे कि मान लीजिए कील लीजिए, ठीक है, अब आप पत्थर में यदि कील को मारिएगा तो क्या होगा, तो पत्थर में कील नहीं जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा है। कुछ ऐसे भी ठोस होते हैं जिसमें कि आसानी से आप कील ठोकिएगा चले जाएगा, जैसे कि आप लकड़ी लीजिए, लकड़ी में यदि आप कील मारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके अंदर कील चला जाता है। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं लगा हुआ है, लेकिन अंतराण्विक आकर्षण बल वो डिपेंड करता है कि वह ठोस किस प्रकार का है। तो जिस तरह का ठोस रहेगा उसके अंदर उस तरह का अंतराण्विक आकर्षण बल कार्यरत रहेगा। तो अगर मान लीजिए मजबूत है, जैसे पत्थर लीजिए तो वह काफी रिजिड है और उसको आप दबा नहीं सकते हैं, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, अर्थात वे असंपीड्य होते हैं। तो जब उसके अंदर यदि कोई भी कील या कोई भी चीज अगर उसमें डालेंगे तो वह नहीं जा पाता है। इसका मतलब क्या है, अंतराण्विक आकर्षण बल जो है उस दो कणों के बीच काफी ज्यादा है। तो अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण ही जो है ठोस के अवयवी कण आपस में मतलब आकर्षण बलों से जो लगे रहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है वे काफी मजबूत होते हैं। लेकिन द्रव में ऐसा नहीं होता है। द्रव में अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, मतलब बहुत कह सकते हैं कम हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह का लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। आप देखिए कि अगर आप पानी लेते हैं, ठीक है, तो पानी में जैसे आपको दिखाई ये बोतल देखिए, ये आपस में जो है क्या कर रहा है, आपस में घुल मिल रहा है। इसका मतलब एक अणु इसके अंदर जो अवयवी कण है यानी कि कहने का सेंस है कि द्रव के अंदर जो अवयवी कण है यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कि द्रव के अंदर जो अवयवी कण है वह काफी दूर दूर में स्थित है, काफी दूर दूर में स्थित है। और इसमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मतलब कहने का मतलब है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि दो कणों के बीच की दूरी जो है जो जिस बल से वह बंधा हुआ है एक दूसरे से वह काफी दूर है। इसी वजह से क्या होता है, जल में हम अगर अपना हाथ देना चाहते हैं तो वह चला जाता है और फिर जो है उसका कण आपस में मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि जल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंतराण्विक आकर्षण बल जो है ठोस की अपेक्षा कम होता है, जिस वजह से जो है हम आसानी से अपना हाथ डालते हैं तो उसका कण जो है विभक्त हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफी रिक्त स्थान होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह द्रव में जो है लिक्विड पदार्थ जो है उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल जो है काफी कम होता है अपेक्षाकृत ठोस की। तो दूसरा प्रॉपर्टीज आपने समझा। तीसरा प्रॉपर्टीज ये है कि द्रव को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि पानी है, यदि कोई द्रव्य पदार्थ है यानी कि जो लिक्विड फॉर्म है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। अब मान लीजिए यहाँ से हम ले जाएंगे कोई पदार्थ, जैसे आप देखेंगे अगर आपको एक बाल्टी पानी ले जाना है तो आपको उसके लिए एक बर्तन चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको ले जा सकते हैं, या उसके लिए उस तरह का चीज चाहिए जिससे कि उसको आप ले जा सकते हैं। लेकिन यदि ज्यादा मात्रा में उसी चीज को ले जाना पड़े तो आपको कठिनाई होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव को जो है लिक्विड को जो है एक जगह से दूसरे जगह तक हम आसानी से नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन ठोस को आप ले जा सकते हैं। तो ये तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद द्रव के बीच जो है यानी द्रव के कणों के बीच जो उसका अवयवी कण है यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो उनके बीच में जो कण है, कण ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो परमाणु हो सकते हैं, या तो अणु हो सकते हैं, या तो आयन हो सकते हैं। तो ये दो कणों के बीच काफी रिक्त स्थान रहता है जिसको हम लोग इंटरा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, यानी अंतः आणविक आकर्षण बल, यानी अंतः यानी उसके बीच के
में दो कणों के बीच जो अंतः आणविक, यानी अंतः माना हो गया बीच में, दो कणों के बीच जो आकर्षण बल लगा हुआ है उसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए गैस, गैस का ना तो आकृति निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है, साथ ही इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है नगण्य होता है ठोस और द्रव की अपेक्षा, बहुत ही कम। यानी कि अगर आप देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए धुआं कर दीजिए अपने घर में, तो उसका कण क्या होता है, आपस में घूमते रहता है चारों ओर, क्योंकि काफी ज्यादा उसके अंदर जो है रिक्त स्थान होता है, जिस वजह से जो है उसके कण जो है आसानी से मतलब एक दूसरे से सटे हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य वजह है कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस और द्रव की अपेक्षा नगण्य होता है। और ये क्या होता है, द्रव क्या होता है, एक और गुण बता देते हैं, द्रव का 3 गुण बताए थे आपको हम। चौथा गुण जो है, द्रव जो है संपीड्य होते हैं, द्रव को आप दबा सकते हैं, यदि पानी आप हाथ में लीजिएगा तो उसको आप दबा सकते हैं, लेकिन ये ठोस को आप दबा नहीं सकते हैं। ये आपको मैंने बताया था कि ठोस जो है और संपीड्य होते हैं, कठोर होते हैं, ये इसका गुण है, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो पहले इस चीज को अगर आप छोटा छोटा चीज को समझते हैं तभी आपको केमिस्ट्री पढ़ने में रुचि आपका बढ़ेगा और आप उसको समझ पाइएगा, क्योंकि अगर छोटा छोटा चीज आप नहीं समझिएगा फिर आपको केमिस्ट्री बोरिंग लगेगा। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि जो है द्रव का क्या क्या प्रॉपर्टीज हुआ, ठोस का क्या क्या प्रॉपर्टीज हुआ, उसके बाद गैस का क्या क्या प्रॉपर्टीज हुआ। आप सिर्फ और सिर्फ सुनते जाइए और समझते जाइए। तो इस तरह से पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस, और इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुण क्या है, इसका आवेलक्षणिक गुण क्या है, मैंने बताया तीनों का। उसके बाद है प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था क्या है, ना तो यह ठोस की तरह है, ना तो यह द्रव, ना तो गैस, ना तो ठोस की अवस्था तरह है, इसलिए इसको हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। इसका भी रिसर्च चल रहा है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये अवस्था है, ठीक है, जिसका कि मतलब खोज किया था बोस और आइंस्टीन ने मिलकर। तो ये इस पर अभी अनुसंधान जारी है। तो अगर आपसे मूल रूप से पूछे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि अगर आपको दिया रहे ऑब्जेक्टिव में कि पदार्थ के कितनी अवस्थाएं हैं, तो उसमें ऑप्शन में जैसे दिया 2, 3, 4, 5, तो आप 5 अवस्था मार दीजिएगा, क्योंकि पदार्थ के 5 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। तो आशा करते हैं कि आपने इस चीज के बारे में समझा। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ठोस के सामान्य अभिलक्षण। तो मैंने आपको बताया कि ठोस का प्रॉपर्टी क्या है, इस चीज के बारे में बता दिया। अब हम लोग जानेंगे अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो चलिए पहले इसको हम लोग मिटाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग भली भांति जो है देखते जाइए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर ढंग से आप समझते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री पढ़ने में। यदि आप नहीं समझिएगा तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आपको हम लोग चलेंगे खास करके ये अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताते हैं क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस एवं क्रिस्टलीय ठोस। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं, ये ग्रीक भाषा का शब्द है एमोर्फस सॉलिड, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्या कहते हैं, एमोर्फस, यानी पहला जो है आप देख रहे हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस माना क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। और उसके बाद है क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, आप लोग आसानी से देखते जाइए। थोड़ा सा ये भीग गया है, इसको मिटाना जरूरी है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, पहला नंबर है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड, या इसको हम लोग एमोर्फस क्रिस्टल भी कह सकते हैं, अक्रिस्टल। यानी एमोर्फस का मतलब सीधा जान लीजिए कि अक्रिस्टलीय होगा, सॉलिड बना तो आप जान ही रहे हैं SOLID होगा, ठीक है। तो एमोर्फस सॉलिड ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और जबकि क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि ठोस को मूल रूप से हम लोग इस चैप्टर में ठोस अवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे, द्रव गैस की अवस्था के बारे में और प्लाज्मा अवस्था या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के बारे में नहीं पढ़ेंगे।
सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, इसलिए सॉलिड चीजों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए ठोस को मूल रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो एक हो गया क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि जिसको कहते हैं एमोर्फस सॉलिड, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ठोस को। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे और अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे। तो आप जान रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसका एक परिभाषा आप लोग अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं समझाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को बारीकी से हर चीज समझा देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो क्लास 12 में, क्योंकि ये पहला चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के लिए। जब तक आप इस चीज को, जो छोटा चीज है, मूलभूत चीज जो है, फंडामेंटल थिंग, अगर उसको आप नहीं समझिएगा तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा कि आखिर केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। देखिए केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि रसायन विज्ञान कहते किसको है। तो रसायन विज्ञान यानी विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। यदि आप एक कदम चलते हैं तो दो कदम सोचिए, तब आप विज्ञान पढ़ते हैं, अदरवाइज आप विज्ञान नहीं पढ़ते हैं। वो चीज है क्या? अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ लिखा दिया जाता है प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर, आप सिर्फ उसको याद कर लेते हैं, तो वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान का मतलब यदि आप एक कदम बढ़ रहे हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, उसके बारे में थिंक कीजिए, सोचिए, तभी आप विज्ञान के लायक हैं स्टूडेंट। तो मैं बता दूं कि विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहला परिभाषा, तो विज्ञान का परिभाषा तो कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं या जो भी हैं उनके द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिंपल लोग बोलता है विशेष ज्ञान। अब विशेष ज्ञान क्या होता है? हम लोग तो आज बहुत दिन से पढ़ रहे हैं हर चीज, तो विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। लेकिन विज्ञान का परिभाषा इस तरह से होगा कि सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान का मतलब हुआ कि आप लोग कोई भी चीज कीजिएगा तो सबसे पहले उसके बारे में सोचिए और उस पर विचार कीजिए और उसका परीक्षण जो कीजिएगा वो भी सावधानी पूर्वक कीजिएगा, और उससे जो परीक्षण करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी गणना अगर आप सही सही करते हैं तो विज्ञान पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ा कि ठोस के सामान्य अभिलक्षण क्या थे। तो ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड कहते हैं, इसका प्रॉपर्टी मैंने बताया। और आप यदि लिखना चाहें तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है विजिट करके मैं वहां पर आपको इसका PDF दे दूंगा, आप वहां से लिख सकते हैं। तो ठोस जो है, ठोस में दो प्रकार के ठोस होते हैं, मतलब एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। अब प्रश्न उठता है कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ठोस में दो तरह का ठोस हुआ, एक हुआ क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा हुआ अक्रिस्टलीय ठोस। यहां लिख देते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हमारा था क्रिस्टलीय ठोस यहां पर। तो जिसको हम लोग क्या कह रहे थे इंग्लिश में, तो आपको मैंने बताया था इंग्लिश में कि अक्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, ये एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं होते हैं। ठीक है, इसका एक क्रम जो होगा वह निश्चित नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जबकि क्रिस्टलीय ठोस जो होगा उसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए तो आपके क्लास में यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और एक बेंच पर, मान लीजिए एक बेंच पर जैसे बैठा हुआ है 1 2 3 लड़का या 4 लड़का बैठा हुआ है, फिर नीचे वाले बेंच में मान लीजिए फिर इसी प्रकार का एक क्रम में बना हुआ है, इस तरह से बैठा हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि निश्चित ज्यामितीय आकृति है, इसका एक निश्चित डायग्राम है। इसका ज्यामितीय आकृति मतलब क्या हुआ कि इसका एक निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप है। तो जो मतलब क्रिस्टलीय ठोस होंगे उसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगा, यानी कि एक निश्चित ज्यामितीय उसका संरचना होगा, तो उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अब प्रश्न उठता है
कि किस किस का ऐसा संरचना होगा, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत कौन कौन सा ऐसा संरचना होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लीजिए कि अक्रिस्टलीय ठोस का क्या होगा, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है जैसे कि आपके स्कूल में कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो कोई बच्चा मान लीजिए एक बेंच पर 2 बच्चा, किसी बेंच पर मान लीजिए 3 बच्चा बैठा हुआ है, किसी बेंच पर जो है मान लीजिए 4 बच्चा बैठा हुआ है, किसी बेंच पर 1 बच्चा है, तो इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है। तो इसलिए जो है जो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे उसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होगा, निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होगा। तो आप समझ गए क्या है। अब है कि देखिए क्रिस्टलीय ठोस, तो आकार आपने समझा कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय इसका आकृति होता है, यानी अभिलक्षणिक रूप से अगर हम देखें तो इसका आकार जो होता है वह एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। और क्रिस्टलीय ठोस में जो है इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति या आकार नहीं होता है। नेक्स्ट है कि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होगा उसका गलनांक के बारे में बात करते हैं। गलनांक मतलब होता है कोई भी तत्व है, ठीक है, तो कोई भी तत्व या एलिमेंट 3 चीजों से मिलकर ही बनते हैं, ठीक है, अणु से या परमाणु से या आयन से, ठीक है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होगा, पहले हम आपको एग्जांपल दे देते हैं क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत क्या होगा। तो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत क्या क्या एग्जांपल आ सकता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आ सकता है एग्जांपल हमारा NaCl, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है एक क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट भी एक क्रिस्टलीय ठोस है, उसके बाद हीरा भी जो है एक क्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्रिस्टलीय ठोस है, KCl भी एक क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये सब का एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होगा जो कि यौगिक है। इसको आप देख रहे हैं कि इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और पोटेशियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, हीरा, यानी कि जितना भी प्रकार का तत्व आप देखते हैं, चाहे वह हाइड्रोजन हो या फिर फेरस हो या एल्युमिनियम, सोना, चांदी, तमाम तरह का जो तत्व एलिमेंट है वह हमारा एक क्रिस्टलीय ठोस होगा, यानी कि इसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत क्या हो सकता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आ सकता है हमारा कांच। तो इसमें भी कई प्रकार के कांच होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, फ्लिंट कांच, क्राउन कांच, ठीक है, और एक होता है क्वार्ट्ज कांच, ठीक ना। तो कई प्रकार के कांच होते हैं, तो उसमें भी भिन्नताएं देखने के लिए मिलती है कि कुछ ऐसे कांच होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर आप लोग मानकर चलिए कि कांच जो हमारा ग्लास जो होगा वह हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होगा। इसी प्रकार रबर जो होगा वह हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम अगला चीज का बात करें, जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक, तो प्लास्टिक भी जो होगा वह हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होगा, क्योंकि इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग पॉलीथीन देखते हैं, वह भी हमारा अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। PVC पाइप देखते हैं जो घर का यूज किया जाता है, मतलब क्या कहते हैं वायरिंग करने में, तो वो PVC पाइप जो है अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो आपने समझा कि अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत क्या क्या आता है और क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में का जो है आकार, इसका ज्यामितीय आकृति या आकार जिसको कहते हैं वह निश्चित होता है, और क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकृति और आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है। पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रखा। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका एक निश्चित और एक अभिलक्षणिक ताप पर ही पिघलेगा। अर्थात ये देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड है, ग्रेफाइट, हीरा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब जितना भी तरह का आप देख रहे हैं यौगिक या मान लीजिए एलिमेंट होगा, तो उसका एक निश्चित टेम्परेचर होगा, एक निश्चित ताप पर ही पिघलेगा। अर्थात अगर मान लीजिए वह 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघल रहा है तो वह 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही पिघलेगा। आपको बता दूं जैसे कि फेरस है, यानी कि फेरस क्या है, लोहा है, इसको हम लोग फेरम कहते हैं, इसका लैटिन नेम है फेरम। तो फेरस जो है हमारा 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघल जाता है, जबकि हीरा का अगर टेम्परेचर देखिएगा तो वो हमारा 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 से कुछ ज्यादा 3500 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। और ये आप जो देख रहे हैं कि हीरा में जो होता है अंतराण्विक आकर्षण बल, मैंने बताया था आपको कि अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कई तरह के और भी चीज है। हीरा जो है विद्युत के है, तो ये कार्बन के अप्रूव हीरा, लेकिन ये विद्युत के क्या है, कुचालक है।
जबकि इसी का अप्रूप है ग्रेफाइट, विद्युत के चालक है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। आखिर हीरा जो है विद्युत के कुचालक क्यों है और ग्रेफाइट जो है विद्युत के सुचालक क्यों है। ठीक है, तो आखिर इसके पीछे का वजह क्या है, तो इस चीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे। फिलहाल आप लोग देखते जाइए। आगे है, देखिए विदलन गुण। विदलन गुण क्या होता है, ये जो अक्रिस्टलीय ठोस देख रहे हैं जिसको हम लोग एमोर्फस सॉलिड कहते हैं, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन गुण जो होता है वह क्या होता है, इसको अगर आप तेज धार वाले चाकू से काटिएगा, जैसे प्लास्टिक रबर कांच को काटिएगा, तो वह सीधा सपाट नहीं कटेगा, एकदम समतल में नहीं कटेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज आप काटते हैं, जैसे पनीर ले लीजिए, पनीर को आप काटते हैं ना, तो क्या होता है, एकदम सीधा सपाट कट जाता है। ठीक है, लेकिन आप जो है ये कांच रबर और प्लास्टिक को यदि आप काटिएगा, वह सीधा नहीं कटेगा, वो टेढ़ा भाग जाएगा। ठीक है, क्यों, इसके पीछे का वजह क्या है, इसका कारण है कि अगर आप इसको तेज धार वाले हथियार से काटते हैं तो यह दो टुकड़ों में सीधे रूप से समतल रूप से विभक्त नहीं होगा। कौन, अक्रिस्टलीय ठोस, चाहे वह कांच हो, रबर हो या प्लास्टिक हो। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजों को हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और देखते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो सही है या गलत है, आखिर उसको क्या कहेंगे, किस तरह से कहेंगे। तो केमिस्ट्री यदि आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड यूज कीजिए। नेक्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस में अगर आप तेज धार वाले चाकू से क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो वो आपका एकदम समतल और सपाट कटेगा। यदि आपने पढ़ा होगा कि सोडियम जो है, यानी कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आप तेज धार वाले चाकू से काटिएगा तो पूरा कट जाता है, एकदम सॉलिड पनीर के तरह कटेगा। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे एकदम सपाट कट जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए इस तरह का हम आकृति आपको बता देते हैं थोड़ा सा, इस तरह से यदि आप इसको एकदम प्लेन काटते हैं तो यहाँ एकदम पूरा सपाट रूप से कट जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो दो आपने समझा इसका अंतर क्या है क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में। तीन अंतर मैंने बताया, पहला बताया आकार, दूसरा बताया गलनांक और तीसरा बताया विदलन गुण। एक बार मैं अगर बता दूं आपको कि अक्रिस्टलीय ठोस का जो है आकार जो होता है वह निश्चित नहीं होता है, इसका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, जो कि मैंने यहाँ आपको डायग्राम की मदद से थोड़ा समझाने का प्रयास किया। और उसके बाद जो गलनांक है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है वह निश्चित नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि कांच है, तो ये कब मतलब कहने का मतलब है कि कितना डिग्री पर पिघल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि यह कम टेम्परेचर पर पिघल जाए, कभी कभार बहुत ज्यादा टेम्परेचर ले लेता है पिघलने के लिए, तो इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग अक्रिस्टलाइन मतलब जो है एमोर्फस सॉलिड के रूप में कह सकते हैं। इसी प्रकार जबकि क्रिस्टलीय ठोस आप देख रहे हैं तो इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति तो होता ही है, गलनांक निश्चित होता ही है। तीसरी बात यह है कि विदलन गुण का मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम समतल रूप से काट दिया जाए, हर जगह इसका काटने का, चाहे आप कहीं से काटिए, जो भी क्रिस्टलीय ठोस है उसको कहीं से भी काटिएगा तो वह जो है हमेशा सपाट और समतल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तीन हुआ। उसके बाद आपको दैशिकता के विचार से बात करें, दैशिकता क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं विषम दैशिक प्रकृति के, इसका मतलब यह है कि इसमें यह तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहला हो गया आपका प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध हो गया। दूसरा हो गया आपका अपवर्तनांक, आप समझते जाइए ढंग से, अपवर्तनांक। और तीसरा जो हो गया चालकता। ये आप बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पहला हो गया प्रतिरोध, दूसरा हो गया अपवर्तनांक और तीसरा हो गया चालकता। आखिर ये प्रतिरोध और अपवर्तनांक और चालकता क्या है, तो प्रतिरोध आप चीज जान रहे हैं कि जो धारा का, यानी कि आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए हमारे घर में विद्युत का जो उपकरण है हम लगाते हैं, अगर 10 बल्ब जला देते हैं तो क्या होता है कि 10 बल्ब में क्या होता है, वोल्टेज धीरे धीरे खिंचाव होता है, मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पाता है, जिस कारण से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है हमें मतलब बल्ब देखे होंगे कभी कभी बहुत कम उसका वोल्टेज रहता है, या पंखा कभी धीरे धीरे स्पीड से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं धारा का वह क्या कर रहा है, रुकावट कर रहा है। तो इसलिए जो है प्रतिरोध, तो इसी को कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि धारा का जो अवरोध करे, यानी किसी चीज का जो अवरोध करता है उसको प्रतिरोध करते हैं। अपवर्तनांक का क्या मतलब हुआ कि कोई वस्तु कितना चमकीला है वह डिपेंड करता है उसके अपवर्तनांक पर, ठीक है, अर्थात जो वस्तु जितना चमकीला होगा इसका मतलब है प्रकाश का वह अवशोषण बहुत कम करेगा। जैसे हीरा, क्या हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, क्यों है,
क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, जितना भी प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है चारों ओर उसको फैला देता है, इसलिए हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है और हीरा में काफी चमक होता है, आपने देखा होगा। अब देखिए चालकता। चालकता का मतलब हुआ कि कोई भी चीज, कंडक्टर जिसको कहते हैं, कई प्रकार के चीज आगे पढ़ाएंगे हम आपको कि कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, एन टाइप, पी टाइप, सेमीकंडक्टर क्या है, ये सब चीज जानिएगा। तो ये आपने समझा कि क्रिस्टलीय ठोस के जो है प्रतिरोध यानी अपवर्तनांक और चालकता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये दैशिकता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये विषम दैशिक होते हैं, अर्थात कहीं पर इसका जो भी क्रिस्टल है, जैसे मान लीजिए एक क्रिस्टल है, हम आपको बता देते हैं, ये आप देख रहे हैं कि एक क्रिस्टल है, उदाहरण के तौर पर एक क्रिस्टल हम बनाते हैं और आप ध्यान से देखिए, ये हमारा एक क्रिस्टल होगा, ठीक है, ये क्रिस्टल है। तो ये कोई भी कण है, यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए कण है, अब यही कण वह इसी फॉर्म में रहेगा, क्यूबिक रूप में रहेगा, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब हुआ कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेंगे। क्रिस्टल का अगर हम सिंपल अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है पत्थर, एक सिंपल भाषा में पत्थर का मतलब छोटे छोटे कण, छोटे छोटे अणु परमाणु या आयन जो कण होंगे, अवयवी घटक जिसको कहते हैं हम लोग सिंपल भाषा में। तो ये इसी फॉर्म में रहता है, कोई भी पदार्थ का जो अवयवी कण है वह क्यूबिक वे में ही रहता है, वह हो सकता है क्यूबिक हो, हेक्सागोनल हो, उसके बाद क्या कहते हैं आपको पेंटागोनल भी हो सकता है, उसके बाद इक्विलैटरल के, मतलब कहने का मतलब है कि क्रिस्टल के रूप में खास करके क्यूबिक में ही होगा। इसका अलग अलग पार्ट में ब्रेविस लेटिस थे, उन्होंने क्रिस्टल को 14 पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन मूल रूप से इसको 7 पार्ट में ही बांटा गया है क्रिस्टल को, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, उसके बाद टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक, फिर रोम्बोहेड्रल, उसके बाद मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस तरह से 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं आपको बता दूंगा, ये लिखा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जो है ज्वाइन करके ये तमाम चीज आप पढ़ सकते हैं। तो आपको मैंने बताया ये चीज, तो आपने समझा कि क्रिस्टलीय ठोस में जो है क्रिस्टलीय ठोस का जो दैशिकता के आधार पर देखें तो ये हमारा क्या होता है, समदैशिक होगा, और क्रिस्टलीय ठोस जो होंगे वह समदैशिक होंगे, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस जो होगा वह विषमदैशिक प्रकृति का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न देखने के लिए मिलेगा, लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में इसका प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता हर जगह समान देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह उसका जो प्रकृति होता है वह समदैशिक होगा और क्रिस्टलीय ठोस का प्रकृति विषमदैशिक होगा। तो ये गुण आपने समझा। अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस भी कहते हैं। वास्तविक ठोस का मतलब ये हर जगह जो होगा एक ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो आप लोग देख रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस, ये आभासी ठोस या आश्रित द्रव भी इसको कहा जाता है। अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव का मतलब हुआ, जैसे कांच आप देख रहे हैं, तो कांच को आप अगर दूर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें ज्यादा पानी की मात्रा है, यानी कि ऐसा प्रतीत होगा कि यार इसमें पानी बहुत ही ज्यादा है। तो ये अतिशीतित द्रव, इसको आभासी ठोस हम कह सकते हैं। यानी कि एक बार अगर इसको हम मान लीजिए कांच है, तो कांच में आपको मैंने बताया था कि जो इसका विलयन गुण जो है, इसको काटने पर, मतलब क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि काटने के बाद जो है इसका एक समतल परत प्राप्त होता है, यानी कि पनीर के भांति है, पनीर को काटते हैं ना जैसे, वैसे ही इसका ये परत प्राप्त होगा। जैसे शीशा ले लीजिए, यानी कांच ले लीजिए, कांच को यदि आप गिराते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है, कहीं से भी टूट जाएगा। उसका एक समदैशिक, मतलब उसका जो तेज धार वाला अगर चाकू से इसको काटिएगा, जैसे काटते हैं पनीर को, तो समतल होता है, लेकिन कांच जो होगा गिरने के बावजूद भी उसका जो है वह उबर खाबर हो जाएगा, इसलिए इसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ पड़ासी व्यवस्था पाया जाता है। दीर्घ पड़ासी व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, पड़ासी यानी पड़ास, यानी उसका रेंज, यानी उसका जो रेंज होगा वह बहुत दूर दूर में होगा, ठीक है, उसका कण। लेकिन इसमें लघु परासी व्यवस्था पाए जाते हैं, किसमें, क्रिस्टलीय ठोसों में। तो आपने समझा कि क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोसों में मूल अंतर क्या है। अब हम लोग मेन जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, यानी कि मतलब क्रिस्टलीय ठोसों को कितने पार्ट में बांटा गया है और ये है क्या। तो हम लोग भली भांति इसको देखते जाएंगे, और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8210726290, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि क्रिस्टलीय
क्रिस्टल ठोस को कितने भाग में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस को कितने भाग में बांटा गया है। क्रिस्टल ठोस को मूलतः अगर देखा जाए तो मूलतः मूल रूप से 4 भागों में, 4 वर्गों में कहिए आप, या तो आप कह सकते हैं कि 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से 4 भाग, क्रिस्टल ठोस को कौन कौन से 4 भाग में बांटा गया है। तो पहला आपका भाग हो गया, हम लोग उसको कहते हैं आणविक ठोस। आपको मैंने बताया था कि कोई भी सॉलिड है तो उसका जो अवयवी कण या अवयवी घटक जो है वह 3 मतलब ये हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। तो इसी के अनुसार जो है कि ठोस को जो है मूल रूप से खास करके क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला हो गया आणविक ठोस, और दूसरा आप देखिए, दूसरा जो है आपका यानी आणविक ठोस हो गया, दूसरा हो गया आपका आयनिक ठोस। दूसरा क्या हो गया आपका आयनिक ठोस। यहाँ आपको हम स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, आप लोग सिर्फ एक बार देखते जाइए और समझते जाइए हमारे साथ। उसके बाद तीसरा है धात्विक ठोस। तीसरा क्या है, धात्विक ठोस। अब यहाँ पर से मैन आपका केमिस्ट्री आरंभ होता है, इसलिए आप भली भांति इस चीज को देखते जाइए। उसके बाद चौथा जो है आपका वह है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, ये क्या होता है इसको आप समझिएगा, हम आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को मूल रूप से 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया आपका आणविक ठोस, उसके बाद हो गया आपका आयनिक ठोस, तीसरा हो गया आपका धात्विक ठोस, और चौथा हो गया सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब प्रश्न ये उठता है कि आणविक ठोस किसे कहते हैं, आणविक ठोस किसे कहते हैं, ठीक है। तो आणविक ठोस उसे कहा जाता है जिसमें अवयवी कण, अवयवी जो कण होगा वह अणु होता है। अब प्रश्न पहले ये उठता है कि अणु कहते किसको है। देखिए, छोटा छोटा पॉइंट को आप लोग भली भांति समझिएगा, तभी आप कुछ बृहद चीजों को समझ सकते हैं। अणु क्या होता है, किसी भी यौगिक का वह एकक इकाई होता है, यानी किसी भी यौगिक का एकक इकाई को हम लोग अणु कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि H2 है, H2O है, H2O को क्या कहेंगे, जल कहेंगे। तो हाइड्रोजन का कितना अणु, 2 अणु, यानी कि छोटे छोटे जब परमाणु मिलते हैं आपस में तो वह हमारा एक अणु कहलाता है, ठीक है। जब 2 परमाणु का कण आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग अणु कहते हैं। और परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु से सीधा सीधी स्पष्ट हो जाता है कि परमजोड़ अणु, अर्थात ऐसा अणु जो सबसे सूक्ष्म हो, सबसे छोटा कण हो, उसको हम लोग अणु मतलब परमाणु कहेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आणविक ठोस में क्या होता है कि ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण क्या हो, अणु, अणु यानी अणु से मिलकर बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आणविक ठोस कहेंगे। तो आणविक ठोस के कई सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये आप देख रहे हैं कि आणविक ठोस में आपका हो गया जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका बर्फ हो गया। आणविक ठोस में ये आपका हो गया, आपका बर्फ हो गया H2O। ये देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो क्रिस्टलीय जैसे कि H2O है, ये बर्फ है, ठीक है। तो बर्फ जब ठोस अवस्था में रहेगा तो ये विद्युत के चालक नहीं होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे। यदि आप बर्फ को हाथ में रख करके करंट को छूते हैं, इसे करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा इसके बारे में बताऊंगा आपको कि आखिर बर्फ से विद्युत काहे पास कर पाता है, क्योंकि इसमें जो आबंध यानी ये जो हाइड्रोजन आबंधित जो है आणविक ठोस है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध के द्वारा जो है यह बंधा हुआ रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी प्रकार यदि हम NaCl का बात करें, NaCl जिसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं, तो ये हमारा विद्युत के चालक होंगे। कब, जब गलित अवस्था में रहेगा, अर्थात जब गलित अवस्था में रहेगा, अर्थात नमक जब साधारण नमक जैसे है, तो यदि हम उसको घर में खाना वगैरह से बनाने के लिए यूज करते हैं ना, साधारण नमक जिसको हम लोग साल्ट कहते हैं, तो वह अगर ठोस अवस्था में जब है तो उसको अगर आप करंट में डाल दीजिएगा, और यदि आप मान लीजिए आप जैसे कंडक्टर हैं, विद्युत के चालक हैं, यदि आप उसको छूते हैं तो इसमें आपका करंट नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको गलित अवस्था में दीजिएगा, गला दीजिएगा, तो यह विद्युत का क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। इसलिए नमक जो है गलित अवस्था में है तो यह भी हमारा क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के चालक और क्या कहते हैं,
ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो आपने समझा कि आणविक ठोस में क्या होता है, कि आणविक ठोस में आपको मैंने एग्जांपल के माध्यम से समझाया, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब आप देख रहे हैं कि ये सब कहीं ना कहीं जो है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि HCl हो गया, HCl, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब एग्जांपल हो सकता है हमारा आणविक ठोस का। उसी प्रकार आप देख सकते हैं अमोनिया हो गया, NH3। तो ये हमारा जो है आणविक ठोस का एग्जांपल होगा। तो अब देखिए आणविक ठोस को मूल रूप से अगर हम देखें कि आणविक ठोस के अवयवी कण जो है अणु होते हैं, इन्हें निम्नलिखित संवर्गों में और अधिक परिविभाजित किया गया है। अर्थात पहला किया गया है, आप देखे होंगे तो पहला किया गया है, क्या कौन सा किया गया है, अध्रुवी आणविक ठोस। अध्रुवी का मतलब क्या होता है, अर्थात आप समझ रहे हैं कि पहले आप समझिए कि ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होता है, उसके बाद आप लोग समझिएगा अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस, और दूसरा हमारा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस। आप भली भांति इस चीज को समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अध्रुवीय, देखिए ध्रुवीय यहां पर क्या हुआ, चार्ज को ध्रुवीय कहा गया है, ठीक है, अर्थात प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो इसमें पहला ये ध्रुव और ये दूसरा ध्रुव, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो ये प्लस चार्ज यहां पर आप अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम अध्रुवीय कहते हैं, यानी कि कोई ध्रुव होगा ही नहीं। अर्थात देखिए जब किसी चीज में हम अ लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, नकारात्मक। अर्थात ध्रुवी में अगर हम अ लगा दिए तो वह हमारा हो गया अध्रुवीय। अर्थात अध्रुवीय आणविक ठोस में जो है किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, जबकि ध्रुवीय आणविक ठोस में दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं और ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। तो और यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस का अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा हो जाएगा HCl, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं, ठीक है, या SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारा ध्रुवीय हुआ, ठीक है। उसके बाद अमोनिया हो गया, NH3, ये हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस हुआ। जबकि अध्रुवीय आणविक ठोस में अगर आप देखें तो अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आपका हो जाएगा H2, अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आपका हो जाएगा H2, ठीक है, I2, ठीक है, ये सब हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि क्रिस्टलीय ठोसों के विभिन्न मतलब क्रिस्टलीय ठोसों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है अकॉर्डिंग टू किस बल से वह बंधा हुआ है, आयनिक आबंध के द्वारा बंधा हुआ है, या सहसंयोजक आबंध के द्वारा बंधा हुआ है, या धात्विक आबंध के द्वारा बंधा हुआ है, या वंडरवाल बल के द्वारा बंधा हुआ है। तो इस आधार पर जो है क्रिस्टलीय ठोसों को मूल रूप से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि आपने देखा कि पहला आणविक ठोस हुआ। आणविक ठोस क्या होता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया कि ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण क्या हो, अणु हो। और उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि आणविक ठोस 2 प्रकार के, इसको 2 भागों में परिभाषित किया गया है, अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस का मैंने कुछ एग्जांपल दिया आप लोगों को, मैंने बताया, और ध्रुवीय आणविक ठोस का भी कुछ मैंने आपको एग्जांपल देकर बताने का प्रयास किया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है, तो आयनिक ठोस में जो है उसके जो अवयवी कण होते हैं उसका वह आयन होते हैं। आयन यानी कि कोई भी पदार्थ, यानी कि कोई भी जो है हमारा जो देख रहे हैं आप मैटर, तो वह मूल रूप से जो है क्या हो सकता है, यानी सॉलिड स्टेट में 3 ही चीजों से बना होगा, खास करके सॉलिड स्टेट में या तो अणु, या तो आयन, या तो परमाणु से। तो इसी आधार पर इसको बांटा गया है 4 वर्गों में क्रिस्टलीय ठोस को। तो मैंने पहला बताया आपको आणविक ठोस के बारे में, और आणविक ठोस में आपको मैंने बताया कि अध्रुवीय और ध्रुवीय आणविक ठोस जो कि इसका आपको विभाजित किया गया है। अब हम लोग, और इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर दिया आपको। अब आयनिक ठोस आप देखिए कि आयनिक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, और यह जो है 2 चीजों से बनता है, धनायन और ऋणायन। अर्थात अगर आप NaCl का बात करें यहाँ पर, तो NaCl जो है यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है, Na पर प्लस चार्ज होगा और Cl पर माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 आयन, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया ये आयनिक ठोस का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। और ये गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं।
इसकी प्रकृति अगर देखा जाए तो ये कठोर होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं, ठीक ना। और जब ये गलित अवस्था में होते हैं तो ये इसके आयन जो होते हैं स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि NaCl जो है ये विद्युत के चालक होते हैं। बर्फ आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बर्फ लिखा था, तो आप देख लीजिए बर्फ को भी आप कह सकते हैं ये हमारा क्या है, आणविक ठोस है, लेकिन जब गलित अवस्था में होगा तो यह जल बन जाएगा, ठीक है, और यह फिर हमारा क्या होगा, विद्युत का चालन करेगा। तो आयनिक ठोस में विशेष तौर पर अगर हम देखें तो आयनिक ठोस हम कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते हैं और जो विद्युत, ये देखिए ये प्रबल कूलॉम्बी स्थिर विद्युत बलों से बंधा होता है। ये प्रबल कूलॉम्बी मतलब कूलॉम्ब का मतलब हुआ आवेश, अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश, यही दो बल इसमें कार्य करता है, प्लस और माइनस, इसी को हम लोग ध्रुवीय कहेंगे। तो ये NaCl जो है, जिसको हम लोग सिंपल साल्ट कहेंगे, साधारण नमक, तो ये जब ठोस अवस्था में रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है, खास करके अगर आप देखे होंगे, आप जो करंट देख रहे हैं तो करंट क्या है, करंट है इलेक्ट्रॉन है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, फिजिक्स का ये पार्ट है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं कि आवेशों के सतत प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश क्या होता है, प्लस माइनस होता है, या इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रभाव को भी विद्युत धारा कह सकते हैं। तो कोई भी चीज पर जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा वहां पर चालू है, अर्थात वो चीज कंडक्टर है विद्युत का, क्योंकि कंडक्टर वही होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त अवस्था में दौड़ सके। तो NaCl जो आप देख रहे हैं कि इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, तो ये जब ठोस अवस्था में रहते हैं तो ये बंधे हुए रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इसके अंदर विद्युत का स्वतंत्र रूप से चालन नहीं होता है, जबकि गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक हो जाते हैं। तो आपने समझा कि NaCl जो है आयनिक ठोस का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। तो इसको अगर आप गलित अवस्था में, कहने का मतलब है कि इसको आप पानी में घोल दीजिएगा तो विद्युत का चालक हो जाएगा, या इसको हवा में छोड़ दीजिएगा, गल जाएगा, तो पानी की अवस्था में आएगा तो विद्युत के चालक होंगे। अब देखिए धात्विक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस, तो आपने समझा कि आणविक ठोस क्या होता है, जिसमें कि अवयवी कण अणु होते हैं, और आयनिक ठोस क्या होता है, जिसके अवयवी कण आयन होते हैं। और धात्विक ठोस में अब आप समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धातुएं जो है, धातुएं उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र से घिरे रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि धातु में क्या होता है कि उसमें काफी खाली स्थान रहता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से उसमें गमन करते रहता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जैसे कि मान लीजिए लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब विशेष रूप से जो है व्यवस्थित रहते हैं, और इसमें जो है हर जगह एक इसका जो मतलब कहने का सेंस ये है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, गतिशील होते रहता है। इस वजह से जो है धात्विक ठोस जो है आजकल हर जगह जो है विशेष रूप से हम लोग जो यूज करते हैं घर में, जैसे तांबा ले लीजिए यानी कॉपर लीजिए, या मान लीजिए Zn जस्ता हुआ, या मान लीजिए क्या कहते हैं एल्युमिनियम हुआ, तो ये सब हमारा धात्विक ठोस होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तीव्र गति से दौड़ता है, और जो है इसको हम लोग कह सकते हैं धात्विक ठोस, और उसमें ऊर्जा भी जो है यह मुक्त करता है। हम देखे होंगे कभी कभी, मान लीजिए कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में क्या होता है, जो धातु होता है उसमें क्या होता है, आपको धातु का परिभाषा मैंने बताया था, जो विद्युत और उष्मा के सुचालक हो, जो आघात वर्ध्य हो, तन्य हो, ठीक है, उसको हम लोग धातु कहेंगे, और जिसमें चमक हो। तो धात्विक ठोस में क्या होता है, उसमें उसका चमक भी हो सकता है, अर्थात जितना मतलब उसको आप देखे होंगे कि जितना आप घसीएगा उसमें उतना ज्यादा चमक मिलेगा आपको देखने के लिए। जैसे एल्युमिनियम आप देखे होंगे उसमें बहुत ज्यादा चमक है, तो उसमें क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से हम लोग ऐसा कर पाते हैं, इसलिए इसको हम लोग धात्विक ठोस कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। धात्विक ठोस में मैंने बताया कि तमाम धातु जो होंगे, मेटल जो होंगे, वो हमारा मतलब उसमें धात्विक ठोस का एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि वह इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में गतिशील कर सकते हैं, और जो है यह धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें जो है आपने समझा कि धात्विक ठोस क्या है। अब है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या है, तो आप देखिए कुछ ऐसे ठोस हैं, ठीक ना, जो कहने का मतलब यह है कि इसको हम लोग अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं, ठीक है, और यह जो है सहसंयोजक बंधों के बनने के कारण होता है, ठीक है, और इसे विशाल अणु भी कहा जाता है। जैसे हीरा, इसका हम सही एग्जांपल अगर देखें तो हीरा हो गया, तो हीरा जो है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होता है।
इसका जो नेटवर्क रहता है बहुत दूर दूर तक रहता है। आप देखे होंगे हीरा का अगर संरचना आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ देख लीजिए इस तरह का संरचना आपको देखने के लिए मिलेगा, हीरा का इस तरह का संरचना आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरह का ही संरचना आपको मिलेगा देखने के लिए, इस तरह से कुछ संरचना रहता है हीरा का। ये इसको हम लोग सहसंयोजक मतलब इसका जो जाल रहता है बहुत दूर दूर तक फैला रहता है, इसी तरह का कुछ संरचना आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस इसको हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस जो होते हैं ये विद्युत के सुचालक भी हो सकते हैं और विद्युत के कुचालक भी होते हैं। अब देखिए हीरा एग्जांपल देते हैं। हीरा, एक बात आपको मैं बता दूं कि क्रिस्टलेट ठोस है हीरा, ठीक है। तो लेकिन हीरा एक ऐसा क्रिस्टलेट ठोस है जिसको कि अगर आप टेम्परेचर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हीरा का टेम्परेचर 3550 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। हीरा का टेम्परेचर 3550 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यदि आप इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो जब यह 3500 मतलब गर्म करने के बाद यह जो है पिघलेगा नहीं। आपको लगता है कि हीरा कांच की तरह है, लेकिन वह पिघलेगा नहीं और वह डायरेक्ट जो है टूट जाता है, मतलब पिघलने से पहले ही टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो संरचना होता है वह मतलब निश्चित रूप से अगर आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं कि जैसे कार्बन का संरचना मतलब ग्रेफाइट जो होता है उसका एक निश्चित परत लेयर होता है, इसका एक निश्चित परत लेयर नहीं होता है। तो ये जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस पर दबाव दिया जाए तो लोहे के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए यदि हाइड्रोलिक प्रेशर से भी यदि मान लीजिए हीरा पर दबाव दीजिएगा तो हीरा फूटेगा नहीं, पूरा अंदर तक चला जाएगा, धस जाएगा लोहे पर यदि आप दीजिएगा तो, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि हीरा जो है हमारा क्या है, विद्युत के कुचालक है। लेकिन यह किस ठोस के अंतर्गत आता है, यह आता है हमारा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के अंतर्गत आता है। तो अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से जो है आप समझिए कि हाँ, ग्रेफाइट भी आपका जो है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के अंतर्गत आता है, लेकिन उसका जो होता है संरचना जो होता है वह एक निश्चित संरचना होता है, एक परत वाइज संरचना होता है। इस कारण से जो विद्युत के सुचालक होते हैं, आप देखे होंगे पेंसिल वगैरह सब घर में देखे होंगे, तो जो पेंसिल होता है वो क्या होता है, विद्युत के सुचालक होता है। इसलिए आप कभी भी उसका उपयोग विद्युत को छूने में ना करें, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कई प्रकार के ठोसों के बारे में मैंने आपको बताया। तो आणविक ठोस में दो प्रकार के उसको प्रभावित किया गया है, मतलब विभाजित किया गया है दो रूपों में, पहला अध्रुवी, दूसरा ध्रुवीय। और दोनों क्या क्या होते हैं, अणु के कण होते हैं। और यह जो इसका जो आकर्षण बल का अगर बात करें तो यह परिक्षेपण अथवा लंदन बल के द्वारा जो है यह गिरा रहता है, ठीक है। और ये इसमें क्या क्या हो सकता है, अध्रुवी में जैसे AR हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, AR आर्गन हो गया हमारा अध्रुवी में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया हमारा, ये हमारा अध्रुवी के अंतर्गत आया। उसके बाद H2 हो गया, ये आप देख रहे हैं यहाँ, और I2 हो गया, ये सब हमारा जो है अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रकृति अगर हम देखें, प्रकृति देखें तो यह मुलायम होते हैं और वैद्युत का चालकता का यदि बात करें तो ये विद्युत रोधी होते हैं। यानी H2 I2 ये सब आप जो देख रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आर्गन, ये सब विद्युत रोधी होंगे क्योंकि ये अध्रुवीय जो है अणु के अंतर्गत मतलब अध्रुवीय ठोस के अंतर्गत आते हैं और ये विद्युत रोधी होते हैं। और इसका जो तापमान का यदि बात करें, टेम्परेचर का, तो बहुत ही निम्न होता है। जबकि ध्रुवीय का अगर हम बात करें, यानी कि देखिए पोलर और नॉन पोलर, पोलर बना होता है ध्रुवीय और नॉन पोलर बना होता है अध्रुवीय। तो हम लोग अध्रुवी का बात किए अभी, अगर हम ध्रुवीय का बात करें तो ये इसके भी कण अणु होते हैं। और यह इसका अगर हम आकर्षण बल देखें तो यह डाइपोल जो है अन्योन्य क्रिया के द्वारा जो है बना होता है, यानी कि द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया जिसको हम लोग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हुआ। उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, SO2 हो गया। इसकी प्रकृति अगर हम बात करें भौतिक प्रकृति की तो ये मुलायम होते हैं और ये जो है विद्युत के रोधी होते हैं। और यदि इसका हम गलनांक का बात करें तो इसका भी गलनांक निम्न होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है हाइड्रोजन आबंधित ठोस। इसके बारे में बताया था मैंने कि आणविक ठोस के मध्य को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला ध्रुवी, पहला अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय और तीसरा हाइड्रोजन आबंधित। तो
हाइड्रोजन आबंधित का मतलब हो गया कि ऐसे ठोस जो हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा जो है बंधे रहते हैं उसे हम लोग हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहते हैं। इसमें भी जो है ठोस के कण अणु होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बर्फ लीजिए, यानी H2O, बर्फ जो है वह हमारा हाइड्रोजन आबंधित ठोस है। यहाँ मैंने आपको बताया था बर्फ के बारे में। उसके बाद इसकी भौतिक प्रकृति अगर देखा जाए तो ये कठोर होते हैं, ये विद्युत के रोधी होते हैं, अर्थात जब यह ठोस अवस्था में रहेगा तो यह विद्युत का चालन नहीं करेगा। और इसका अगर हम गलनांक का बात करें तो यह जो है इसका गलनांक जो होता है ये निम्न होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अब आणविक ठोस का बात करें तो आयनिक ठोस का बात करें तो इसके जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं और यह कूलम्बी आयन स्थिर विद्युत बलों के द्वारा जो है बंधे होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड NaCl, उसके बाद आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है MgO। उदाहरण के तौर पर आप लोग जान लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। उसके बाद आपका हो गया ZnS जिंक सल्फाइड CaF2, ये सब एग्जांपल हो सकता है आपका आयनिक ठोस का। और ये जो होते हैं कठोर होते हैं परंतु भंगुर होते हैं, और जब ये ठोस अवस्था में रहते हैं तो ये विद्युत रोधी होते हैं, और जब ये गलित अवस्था में आते हैं तो विद्युत के चालक हो जाते हैं, अर्थात जगह विलयन में ये विद्युत के चालक होते हैं और इसका गलनांक जो होता है काफी उच्च होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है धात्विक ठोस। एक बार मैं अगेन आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से सुनते जाइए। धात्विक ठोस का अगर हम बात करें तो इसके अवयवी कणों की अगर हम बात करें तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन होते हैं, अर्थात इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है स्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में आया, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इसका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसमें। और ये धात्विक आबंधों के द्वारा जो है बंधे होते हैं। उदाहरण के तौर पर जितने भी धातु जैसे कि फेरस हो गया, उसके बाद आपका क्यूप्रस हो गया यानी कि कॉपर हो गया, अर्जेंटम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब तमाम तरह के जो धातु हैं ये धात्विक ठोसों के कारण जो है मतलब धात्विक आबंधों के कारण जो है एक दूसरे से बंधे होते हैं। और ये कठोर अवस्था, इसकी अवस्था जो अगर हम देखें, भौतिक प्रकृति देखें तो ये कठोर होते हैं परंतु आघातवर्धित और तन्य होते हैं, अर्थात इसको पिटने पर टन झन का आवाज करेगा और इससे तार बनाया जा सकता है। और ये ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में, दोनों अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। और इसका अगर हम लोग गलनांक का बात करें तो इसका गलनांक जो है साधारण उच्च ताप पर जो है ये गल जाते हैं। इसका एक निश्चित टेम्परेचर होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि लोहा का टेम्परेचर जो है लगभग 2700 के आसपास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस पर गल जाता है। तो एल्युमिनियम का सबका अपना अपना एक टेम्परेचर है, ये आपको निष्कर्षण चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर आप देख रहे हैं कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में क्या होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं और यह सहसंयोजक आबंधों के द्वारा बंधा होता है, जैसे कि SiO2 क्वाड जिसको कहते हैं, उसके बाद हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, तो ये सब तमाम तरह के जो एग्जाम्पल मैंने मतलब दिया आपको बताया, तो ये हमारा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के अंतर्गत आता है। जबकि भौतिक प्रकृति का बात करें तो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के अंतर्गत हमारा आता है, इसका भौतिक प्रकृति जो होता है वह कठोर होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये विद्युत रोधी होते हैं और अत्यधिक इसका अगर गलनांक देखें तो उच्च होता है, खास करके एक चीज को छोड़ करके, जैसे ग्रेफाइट के बारे में बताया था मैंने कि कार्बन के अप्रूप है, कार्बन के दो अप्रूप, एक हीरा एक ग्रेफाइट। हीरा विद्युत के कुचालक और ग्रेफाइट विद्युत के चालक। तो इसलिए हीरा जो होगा कठोर होगा और विद्युत रोधी होंगे और ये इसका गलनांक भी जो है काफी उच्च होगा, मतलब ये 3550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है हीरा मतलब पिघलने का कार्य करेगा, लेकिन उसके पहले ही टूट जाता है, ये भी गुण है उसमें। देखिए केमिस्ट्री पढ़िएगा तो बहुत छोटा छोटा पॉइंट को आपको पढ़ना होगा, हर एक छोटा छोटा पॉइंट को हर चीज समझना होगा। अगर आप एक कदम बढ़ते हैं तो 2 कदम माइंड लगाना होगा, तब आप हर चीज को समझ सकते हैं। और निरंतर जो है छोटे छोटे पॉइंट को आपको मतलब थिंक करना होगा कि आखिर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तभी आप उस चीज को आप समझ सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि नेटवर्क ठोस के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के अंतर्गत कि जो है उसमें अवयवी कण क्या होते हैं और उसकी मतलब किस बल के द्वारा जो है गिरा हुआ रहता है, उदाहरण में क्या क्या हो सकता है, इसकी भौतिक प्रकृति क्या होती है, विद्युत चालकता की बात करें तो ये कैसे होते हैं, इसका गलनांक का बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये तमाम चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब हम लोग क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में जानेंगे। तो आज मैंने जो है आपको ये मूल चीज बताने का प्रयास किया। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग निरंतर जो है हमारे क्लास में बने रहे। यदि आपको पढ़ना है तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ये तमाम चीज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।